प्रिय मित्रों, आज मैं जिस स्थिति का साइकोलॉजिकल कंडीशन का विवरण करने जा रहा हूँ वह बहुत ही कॉमन तो नहीं है, बहुत अनकॉमन परिस्थिति है, लेकिन फिर भी वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसको क्यों आज डिस्कस करना ठीक समझा, इसके दो कारण हैं। एक तो एक मित्र ने मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट किया, एक पाठक ने मुझे विशेष रूप से इस पर बात करने के लिए कहा। दूसरा, मेरे जीवन का स्वयं का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जब मैं एक बहुत उम्र में छोटा था, नया नया डॉक्टर बना था और एम्स में मेरी नौकरी लगी थी। ये बात हो गई 72-71 की। मेरी ड्यूटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लगी। क्योंकि मैं अकेला था तो अक्सर मेरे साथी लोग मेरी नाइट ड्यूटी लगा दिया करते थे, मुझे भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता था। और हर रात को 7 बजे के बाद में पुलिस के लोग काफ़ी आवारा लोगों पे जो सड़क पे घूमते फिरते थे शराब पी करके, उनको पकड़ के लाती थी बैचेस में, ट्रक्स में डाल के, जो पुलिस का ट्रक होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेरे सामने प्रस्तुत किया करते थे। उन्हीं में एक बार एक बच्चा जिसकी उम्र 16-17 साल रही हो गई, मैं उस बच्चे को कभी भूलता नहीं। मैंने उसको अपने नए नए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के एंथुजियाज्म में उसको एल्कोहलिक डायग्नोस करवा करके और पुलिस कस्टडी में भिजवा दिया। वह मुझे बार बार कह रहा था, मैं वो नहीं हूँ जिसको आप समझ रहे हैं। शायद उसका कहने का तात्पर्य ये था कि वह ये बताना चाह रहा था कि मैं शराबी नहीं हूँ जो मुझे आप समझ रहे हैं। वो 5-7 लोग एक साथ थे, इसलिए उस कैबिन में जिसमें मैं एग्जामिन कर रहा था, चारों तरफ अल्कोहल की ही स्मेल थी, तो मुझे उसमें से भी अल्कोहल की स्मेल ही आ रही थी। वो जिस भाव से, जिस करुणा से मुझे कह रहा था, वो छू गई। और घंटे भर बाद मैंने अपने कांस्टेबल को कहा कि उस बच्चे को जरा वापस बुलवा दो। बोले, साहब वो ट्रक तो चला गया होगा जिसमें लाते हैं, तो कैसे लाएंगे? मैंने कहा, मैं 3 व्हीलर के पैसे दे दूंगा, मुझे लग रहा है मेरे से कुछ गलती हो गई है। और वो बच्चा 1-2 दिन वहाँ पुलिस कस्टडी में रहेगा तो ये उसके लिए बहुत ऐसा कष्ट में होगा, ऐसा मुझे कुछ एहसास हो रहा है। कांस्टेबल फतेह सिंह उस वक्त ड्यूटी पे था। उसने तुरंत फ़ोन मिलाया और उनको कहा कि डॉक्टर साहब इस नाम के बच्चे को वापस बुलाना चाहते हैं। पुलिस वाले लेकर के आ गए। उस ज़माने में हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। जब वो आया तो वो एकदम से बदला हुआ व्यक्ति था। वह कुछ बात ही नहीं बता रहा था जो हुई थी, वो कुछ और ही तरह की बातें करने लगा। वो कहने लगा कि उसके दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाल बड़े सुंदर थे, बड़े सिर के ऊपर
और मेरे तो दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। मैंने जब उसके सिर को अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो मुझे ऑपरेशन का जो स्कार था वो बहुत स्पष्ट नज़र आया, और मुझे यह पता करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई कि उसके दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कब ऑपरेशन करवाए। उसने अपनी डिटेल बताई। बोले यहीं पे डॉक्टर पी.एन. टंडन के डिपार्टमेंट में डॉक्टर ए.के. बनर्जी ने मेरा ऑपरेशन किया था। जब मैंने उसको पूछा कि क्या बीमारी थी तो उसने अपने जेब से एक पर्ची निकाली। उस पर्ची में उसकी डायग्नोसिस ग्लायोब्लास्टोमा ट्यूमर, जो ब्रेन का एक लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और जिसमें उम्र कोई बहुत ज़्यादा बाकी नहीं होती क्योंकि वो बार बार ग्रो कर जाता है, वह लिखा हुआ था। और ऑपरेटिव नोट भी थोड़े से लिखे हुए थे। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने तुरंत पुलिस वालों को कहा कि आप चाहे पैसे मुझसे ले लीजिएगा, इसको 3 व्हीलर में इसके घर पहुंचा दो जहां भी ये अपना घर बताता है। घर कोई उसका ज़्यादा दूर नहीं था, लाजपत नगर में ही रहता था। और उसने बताया कि वो कहीं काम करता है किसी दुकान के अंदर, और वहीं से रात को निकलते वक्त वो बस न पकड़ करके भटक गया था। तो पुलिस वाले उसको पकड़ के यहाँ ले आए, क्योंकि उसकी चाल थोड़ी डिफेक्टिव थी, क्योंकि काफ़ी ब्रेन का हिस्सा ऑपरेशन में उसका निकाला हुआ था। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। वही मैंने पहले एक केस देखा था जहाँ पर्सनैलिटी उसके जो है वो 2 तरह की नज़र आ रही थी। जब वो होश में होता था, जब ठीक से होता था तो वह एक अलग व्यक्तित्व था, और दूसरे ही 1 घंटे बाद वो एक दूसरी तरह के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करने लगता था, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत अपने चारों तरफ स्थितियों से वो कट जाता था। और उसी कारण उसको शराबी समझ लिया गया था, जबकि उसने कभी शराब की बूंद भी नहीं ली थी। यह केस मेरे दिमाग में बहुत समय तक बैठा और चलता रहा, और मैं बहुत सोचता रहा और अपनी गलती पे पश्चाताप भी करता रहा। उस समय डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का इतना प्रचलन नहीं था। वस्तुतः मैं इसको जानता भी नहीं था, इसके बारे में ज़्यादा उस वक्त तक पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो मैंने ज्वाइन ही किया था। तो फॉरेंसिक साइकेट्री या फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो हमारे कोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, मैंने उसको अभी तक देखा भी नहीं था। खैर, उनको छोड़ दिया गया, और न ही मुझे किसी और दूसरे डॉक्टर ने बताया या गाइड किया कि यह बच्चा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर सकता है ब्रेन ट्यूमर से। ब्रेन ट्यूमर से हुई बीमारी को, पर्टिकुलरली जिसमें ऑपरेशन कर दिया गया हो और काफ़ी कुछ ब्रेन निकाल दिया गया हो, उनमें डिसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर तो नहीं होता, न ही मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, लेकिन कुछ उनका व्यवहार उस तरह का हो सकता है, और वही उस बच्चे में हो रहा था। तब से मैंने एक रूल बनाया कि किसी भी अल्कोहलिक या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति को मेडिकल एग्जामिनेशन के लाएं तो सबसे पहले मैं उनको साइकेट्रिक हिस्ट्री पूछता था, फिर उनको न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसर्जिकल हिस्ट्री पूछता था, और उनको एक्सक्लूड करके फिर ही आगे का एग्जामिनेशन करता था। यह 2-3 लाइनें पूछने की मेरी एक बहुत बड़ी आदत उसके बाद में बन गई। खैर, आज उसी बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि जैसे ही इस पाठक ने उसको चर्चा किया और मुझे वो बच्चा याद आया, और मैंने कहा नहीं भाई, इस पे तो आज मैं ज़रूर बात करूंगा। उसके बाद समय मिला, बहुत से पेशेंट भी देखे, बहुत से ऐसे लोग भी देखे,
और बहुत सी ऐसे केसेस को मेडिको लीगली भी डील करना पड़ा समय समय पर। वृद्ध भी थे उनमें और बच्चे भी थे, जवान भी थे, सब तरह के केसेस को यदा कदा देखने के लिए मिलते रहे। सो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी को हम उसको कहते हैं कि जिस व्यक्ति में एक साथ कई व्यक्तित्व रह रहे होते हैं, कई आइडेंटिटीज एक ही व्यक्ति के अंदर रह रही होती हैं, यानी कि उसकी कोर जो आइडेंटिटी है वो तो एक प्रकार की है, लेकिन उस कोर आइडेंटिटी के बाद में उसमें 1, 2, 3 दूसरी अल्टरनेटिव पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं। और जब दूसरी पर्सनैलिटी उसमें डोमिनेट करती है तो वह पहले वाली पर्सनैलिटी को भूल जाता है, उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं कर रहता। इसलिए बिल्कुल वो जो दूसरी पर्सनैलिटी जो उस वक्त उस पर हावी हो गई है, जो उसमें या यूँ कह दें कि एक प्रवेश कर गई है, वो बिल्कुल उसके हिसाब से ही सारा काम करता है। यानी कि 2 डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज, आइडेंटिटीज, व्यक्तित्व उसके अंदर स्थित हैं। कभी कोई डोमिनेंट हो जाता है, कभी कोई डोमिनेंट हो जाता है, और वो अपनी उस पर्सनैलिटी के हिसाब से, उस पर्सनैलिटी के गुण, स्वभाव, इमोशंस, उनके हिसाब से वह अपना व्यवहार शुरू कर देता है और दूसरे वाले पर्सनैलिटी के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। उसके बारे में उसको बिल्कुल एमनीजिया हो जाता है। तो इस तरह से उसके व्यवहार को 2 तरह की पर्सनैलिटीज कंट्रोल कर रही हैं। जब वो एक व्यक्तित्व में है, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है, उसी व्यक्तित्व की मेमोरी उसके साथ में है, उसी व्यक्तित्व की इंटेलिजेंस उसके साथ में है, उसी व्यक्तित्व की डिसिसिवनेस उसके साथ में है, उसी व्यक्तित्व का व्यवहार उसके साथ में है, उसी व्यक्तित्व के इमोशन उसके साथ में है। हर चीज़ बदल करके और वो एक डिफरेंट आदमी के रूप में व्यवहार करता है। अब इस कारण क्या होता है कि मेमोरी के गैप्स हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्तित्व से जब दूसरे व्यक्तित्व में वो शिफ्ट करता है तो पहले वाले व्यक्तित्व की जो यादाश्त है उसकी, या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ वो काम कर रहा था, उसका विस्मरण हो जाता है। अब ये बड़ी विचित्र से स्थिति उसके लिए खड़ी हो जाती है। अब इसको मैनेज के लिए मैं जहाँ थोड़ा बता देता हूँ, बाद में डिटेल में आऊँगा कि साइकोथेरेपी इसमें मरीज़ की मदद कर सकती है। फैमिली थेरेपी और साइकोथेरेपी 2 ही चीज़ें हैं जो इसमें अत्यधिक काम करती हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में तो यानी कि एक व्यक्ति के 2 डिफरेंट व्यवहार हैं अलग अलग समय पे। इस बात को समझें आप। अभी आज सोमवार है, उसका एक अलग आज का व्यक्तित्व है। यह जरूरी नहीं है कि यह व्यक्तित्व कल मंगलवार को उसके पास रहेगा। मंगलवार को हो सकता है जब वो सुबह उठे तो उसमें दूसरा व्यक्तित्व प्रवेश कर गया, यानी कि दूसरा व्यक्तित्व उसका याद आ गया, और यह सब आज का व्यक्तित्व उसमें नहीं है। तो आज का कुछ भी उसको याद नहीं है। आज के कमिटमेंट किए हुए, आज का व्यवहार किया हुआ, आज की जितनी परिस्थितियां उसने डील की हैं या जितने वादे किए हैं, ये सब उसको कुछ याद नहीं है। आज वो एक दूसरे मंगलवार को एक नए व्यक्ति के रूप में वो आपसे व्यवहार कर रहा है, जो उस मेमोरी को, व्यवहार को अपना लेता है जो उसमें पहले से उसने कभी पिछले वीक किया था। वह मेमोरी, वह व्यवहार, वह कॉन्टिन्यूटी वापस उसके अंदर आ जाती है। तो इस तरह से कुछ गैप्स क्रिएट हो सकते हैं। गैप्स भी क्रिएट हो सकते हैं और कुछ
किसी एक पर्सनैलिटी में हो सकता है उसको हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स रहे हों, वो हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स भी गायब हो जाएंगे, और जब वापस वह व्यक्ति उस पर्सनैलिटी में आएगा तो उसके हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स वापिस आ जाएंगे। मीन्स एक व्यक्तित्व उसका ऐसा है जिसमें कोई हेलुसिनेशन नहीं है। हेलुसिनेशन हम ये कहते हैं जहाँ पे व्यक्ति जो चीज़ उसको दिख रही है उसका मिस इंटरप्रिटेशन करता है, उसको मिस इंटरप्रेट करता है। हेलुसिनेशन उसको हम कहते हैं। डिल्यूजन्स कोई चीज़ नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर उसको सुनाई दे रहा है, उसको विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, उसको कुछ दिखाई भी दे सकता है, टैक्टाइल हो सकता है, शरीर पर उसको लगे उसके शरीर पर कीड़े चल रहे हैं, या कोई हाथ से उसको लगा रहा है, या किसी तरह का। तो किसी भी सेंसेस का, विजुअल, टैक्टाइल, स्मेल का, कोई स्मेल मेल नहीं है, लेकिन उसको बहुत भयंकर स्मेल आ रही है कहीं से। तो ये सब डिल्यूजन्स होते हैं जिनका वर्णन मैं पहले कर सकता हूँ। तो ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस जो उसको एक व्यक्तित्व में हो रहे थे, अब इस व्यक्तित्व में गायब हो जाएंगे। तो यह बड़ी एक विडंबना से उसकी शुरू हुई थी। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जब देखने आए तो देखा वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई हेलुसिनेशन उसको नहीं है। वो उसकी समस्या है कि वो दवाई उसकी दे या न दे, ऐसी विषमता क्रिएट हो जाती है। उसी तरह उसकी मेमोरी भी चली जाती है। उस पर्सनैलिटी की मेमोरी जो है वो उस पर्सनैलिटी के साथ रहेगी, ये नई पर्सनैलिटी के साथ में उसकी नई मेमोरी है, और वापस वो उसी मेमोरी में प्रवेश कर जाता है। इसको उस जमाने में जब मैंने उस व्यक्ति को, जो उस बच्चे को एग्जामिन किया था, तो उस वक्त तक एक शब्द जरूर आ गया था जिसको हम बोलते थे स्प्लिट पर्सनैलिटी। MPS जो है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बोलने का तब तक 72 में 71 में रिवाज नहीं आया था। आया होगा तो मैं इतना ज़्यादा साइकेट्री में इन्वॉल्व नहीं था कि मुझे मालूम होता। लेकिन हाँ, स्प्लिट पर्सनैलिटी ये अलग, ये कभी कभार हम लोग इसको उपयोग में कर लिया करते थे ऐसे लोगों में जो हफ्ते भर पहले कुछ और हिस्ट्री दे रहा है और हफ्ते भर बाद आकर के कुछ और बात कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी कह दिया जाता था ना। इसके मुख्यतः दो तरह के प्रकार जो DID के जो भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है उसमें है, एक तो डीपर्सनलाइज्ड और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर ना। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है डीपर्सनलाइजेशन में या डी रियलाइजेशन में कि वो रियलिटी से थोड़ा डिसोसिएट होने के कारण वो अपने आप को बिल्कुल अपने एक्शन से डिटेच समझता है। फिर लाइफ में हर एक्शन आपका एक कंटिन्यूटी में है। अब हफ्ते के एंड में आपकी व्यक्तित्व चेंज हो गया, अपने आइडेंटिटी डिफरेंट आइडेंटिटी आ गई, तो आपका सारा कंटिन्यूशन जो है, यानी कि आपका डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगा और डी रियलाइजेशन भी हो जाएगा। तो इस ऑर्डर के साथ में डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन ऑर्डर भी साथ में ही रहता है कि वो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल डिटैच हो जाता है। उसको ये नहीं एहसास रहता कि वहीं रह रहा है, वही उसका घर है, वही सब कुछ है। वो उन सब चीज़ों से डिटैच हो जाता है, जो बड़ी ही एक अजीब सी परिस्थिति उसके लिए भी और घर वालों के लिए भी क्रिएट कर देता है। दूसरा होता है डिसोसिएटिव एमनेजिया। इसकी भी मैंने पहले बात की कि भाई जैसे ही दूसरे व्यक्तित्व में उसने प्रवेश किया तो पहले वाले व्यक्तित्व की सारी याददाश्त खत्म हो गई और उसके बारे में जितनी भी सूचनाएं थीं उसको अपने बारे में, दूसरे बारे में, वह भी समाप्त हो गई। अब वो बिल्कुल एक नए आदमी की तरह रह रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये कितना कॉमन है, कितने लोगों में यह मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या MPS होता है। तो इसकी लकीली इसकी इंसिडेंस बहुत कम है।
1000 में एक से लेकर के 100 में से एक आदमी तक यह हो सकता है एक जनरल पॉपुलेशन में। मीन्स ज़्यादा 100 आदमी में से एक कोई मिल जाएगा या 1000 आदमी में से कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होगा। अब ये किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी उम्र में ये शुरू हो सकता है। औरतें जो हैं उनमें ये ज़्यादा होता है और आदमियों में इसकी इंसिडेंस कम होती है। अब जरा आप देखें कि इनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें तक एक तो पहला तो मैंने बता ही दिया कि उस व्यक्ति के अंदर एक से ज़्यादा 2 आइडेंटिटीज हैं, 2 व्यक्तित्व एक ही व्यक्ति में काम कर रहे हैं और उनमें से एक को हम कहते हैं कोर आइडेंटिटी, जो उसकी मुख्य आइडेंटिटी है, जो ज़्यादातर जिस आइडेंटिटी में रहता है, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में रह रहा है, उसको हम कहते हैं कोर आइडेंटिटी। जो व्यक्तित्व उसका ज़्यादा लास्ट कर रहा है उसको हम कोर व्यक्तित्व कहते हैं कि ये तो इसका कोर व्यक्तित्व है, मेन व्यक्तित्व है। और दूसरी जो पर्सनैलिटीज उसमें आती रहती हैं उनको हम कहते हैं आल्टर्स। अब ये आल्टर अक्सरतया एक होता है, पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम आल्टर्स जो हैं वो 101 आदमी में देखे गए हैं, 100 तक। तो वह एक बहुत ही अत्यधिक भयावनी और डरावनी परिस्थिति हो सकती है। अब एक आल्टर क्योंकि बिल्कुल दूसरे आल्टर से अलग होता है तो उनका सामंजस्य बैठाना, उस व्यक्ति का अपनी रूटीन लाइफ से सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उसके केयर टेकर पे उस पर अत्यधिक ध्यान देना पड़ता है, उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो आज कुछ और है और कल बिल्कुल दूसरा आदमी बना हुआ है। तो उसके कारोबार में, उसके परिवार में, उसके और लेन देन की चीज़ों में पारिवारिक असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है। वो तो खुद पे अगर उस पर छोड़ दिया जाएगा वो तो बर्बाद होना निश्चित हो जाएगा। उसकी जो व्यक्तित्व है वो हर समय पे किसी भी तरह बदल सकते हैं। जेंडर से बदल सकते हैं, आज वो अपने आप को आदमी समझ रहा है, कल हो सकता है वो अपने आप को हिजड़ा समझे या फिर औरत समझना शुरू कर दे, औरत के कपड़े भी पहनना शुरू कर दे। आप लोगों ने अखबार में कभी कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर एक दिन पे आकर के और वो दूसरे कपड़े पहन के अपने आप को बिल्कुल औरत के रूप में पेश करता है। एक बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर भी ऐसे थे जो रिटायर होने के बाद तुरंत उनको हुआ और वो राधा के रूप में रहने लगे, औरत के रूप में रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी ड्रेस पहन ली, फिर वो उसमें आ गए। तो जेंडर का भी बदलाव हो सकता है, वो अपने आप को राधा समझने, औरत के रूप में समझने लग गया। वो अपनी एथनिसिटी, जैसे मान लिए एथनिकली मैं डोगरा हूँ, कोई दूसरा राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, अलग अलग से लोग से होते हैं। तो वो एथनिसिटी का भी वहम उसको हो सकता है। उसने कुछ ग्रंथ पढ़ लिया और कर लिया और वो अपने आप को पंडित जी लेके और कहने लगा कि मैं आपके ज्योतिषी का हाथ देखूंगा या मैं आज ये बता दूंगा है, या मैं आज मंदिर में पूजा करूंगा। तो एथनिसिटी भी उसकी चेंज हो सकती है, उसके इंटरेस्ट भी चेंज हो सकते हैं। वो हमेशा गोल्फ खेलना चाहता है, अब वो कहता है नहीं मैं तो क्रिकेटर हूँ, मुझे मेरा बैट कहाँ पे है, मेरी बॉल कहाँ पे है, मैं तो क्रिकेट खेलने जाऊँगा ना। और फिर वेज ऑफ इंटरेक्शन, अपने एनवायरमेंटल में जो लोग हैं या एनवायरमेंटल जो परिस्थितियां हैं उनके साथ इंटरेक्शन भी उसका बदल जाएगा, उसके व्यक्तित्व के बदलने के हिसाब से। हमें दोनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है।
साइकेट्रिस्ट को या फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट को या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को कि उसका कोर व्यक्तित्व क्या है और उसके आल्टर्स कितने हैं। तो ये एक लॉन्ग ऑब्जर्वेशन का मामला हो जाता है जिसमें परिवार की बहुत अच्छी आवश्यकता पड़ती है और हम सारी उसकी पर्सनैलिटीज यानी कि आल्टर्स और कोर पर्सनैलिटी क्या है उसकी, कोर यानी कि जो सामान्य रूप से उसमें रहती है और आल्टर यानी कि जो उसमें परिवर्तित होकर आती है उसको आल्टर पर्सनैलिटीज़। तो दोनों तरह की उसकी पर्सनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा उनमें कई तरह के सिम्टम्स और एडिशन में हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी, डिल्यूजन्स, मैंने आपको बताया ही, कुछ भी नहीं है पर उसको दिख रहा है, कुछ आवाज़ नहीं है उसको सुन रहा है, कोई टैक्टाइल सेंसेशन नहीं है पर उसको हो रहा है। तो तमाम तरह के जितने हमारे सेंसेस हैं उसके हिसाब से उनको डिल्यूजन्स हो सकते हैं। डिसओरिएंटेशन तो नेचुरल चीज़ है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तित्व में चल गया तो पहले वाली बात उसको कुछ समझ में आई नहीं रही तो वो बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाता है। मीन्स टाइम स्पेस का उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। टाइम स्पेस और उसके एक्शन जो है वो तीनों का उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। फिर कभी कभी इस झुंझलाहट में वो शराब भी पी सकता है, कोई दवाई भी खा सकता है और उनका एडिक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे लोग कई बार स्वयं घबरा करके, क्योंकि वो खुद भी परेशान है, खाली आप ही परेशान नहीं हैं, परिवार ही परेशान नहीं है, वह खुद भी इतना परेशान हो जाता है कि कभी कभी दवाइयों का सहारा या फिर अल्कोहल का, शराब का सहारा लेना शुरू करता है और वो बड़ी जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। मेमोरी लॉस से वो बहुत परेशान रहता है और उसके लिए कई बार, क्योंकि उसकी तो मेमोरी जा चुकी है लेकिन अब वो याद करना चाहता है कि मैं कल क्या किया, कल मेरा वार किससे मैंने कमिटमेंट किया, और वो उसको कुछ याद नहीं है। तो यह उस पर बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन की परिस्थिति क्रिएट करता है और इन सब चीज़ों से परेशान होकर के उनमें सुसाइडल थिंकिंग या सेल्फ हार्म की, खुद को नुकसान पहुंचाने की या सुसाइड करने की, कि ये किस झंझावत में मैं हूँ, वो कभी कभी इस तरह के निर्णय भी ले सकता है। नाउ अब प्रश्न आता है कि शुरू कब होता है। तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो 5 साल से 10 साल के बच्चे में की जा सकती है, लेकिन अक्सर पेरेंट्स, साथी, टीचर्स इतने जागरूक नहीं हैं, क्योंकि DID की और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वैसे ही हमारे समाज में जागरूकता बहुत कम है और इसलिए लोग इसको नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ केयर अगर थोड़े से वो अलर्ट है, जो अक्सर आजकल के पेरेंट्स मैं जानता हूँ, हम लोगों के टाइम में, समय में अलग बात होती थी, लेकिन अब जो नए पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की हर हरकत को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आज एक नया युग आ रहा है जिसमें पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, उनके खुद के व्यक्तित्व और उनके खुद की जो डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि कई बार बच्चों में ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर मामला बढ़ जाता है। इसमें व्यक्ति भी बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है कई बार, और इस कंफ्यूजन के कारण उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है, वो पढ़ नहीं पाता है। अब हफ्ते में अगर 3 दिन कुछ और है, 2 दिन कुछ और है, तो वो पढ़ने का कॉन्टिन्यूटी उसकी ख़त्म हो जाती है और वो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में पीछे रह जाता है। और अक्सर लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत कॉमन कंडीशन बच्चों में होती है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD कहा जाता है। यह आज के समय में, जबकि इतनी सारी चीज़ें बच्चों को अवेलेबल हैं खेलने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, टीवी, सेल फोन, क्या नहीं अवेलेबल हैं, तो उनका ध्यान बढ़ जाता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम बढ़ रही है
वो है अटेंशन। अटेंशन जो है उसका डेफिशिट हो जाता है, कमी हो जाती है। वो इन सब कारणों के कारण भी हो सकती है, और इसलिए बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, व्यवहार में हाइपर एक्टिव है। कुछ तो जेनेटिकल होता है, नेचुरली जेनेटिकल होता है, लेकिन कुछ प्रिसिपिटेटिव भी होता है इन सब चीज़ों के होने से। तो अटेंशन डेफिशिट होता है उसका, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ADHD, जिसमें उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, जो याद करना चाहता है उसको याद नहीं रहता, वो एक जगह बैठ करके पढ़ नहीं। सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम हो जाती है सिटिंग। वैसे आपको लगेगा कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन सिटिंग नहीं है उसमें। और आज की पढ़ाई जिस तरह की चल रही है उसमें सिटिंग की बहुत आवश्यकता है। मैं जब पढ़ता था तो इतनी ज़्यादा सिटिंग की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, सिलेबस कम होते थे, टीचर्स बहुत ध्यान देते थे, क्लासेस बड़ी सुचारू रूप से चलती थी, और बच्चे को घर जा कर के इतना अटेंशन नहीं देना पड़ता था उन चीज़ों को याद करने के लिए। और फिर बच्चे आपस में भी कब सीक्रेटिव होते थे, एक दूसरे से ग्रुप बना के पढ़ते थे। फिर कुछ ऐसे टीचर अवेलेबल हुआ करते थे जो कि बच्चों को बिना फीस के ही पढ़ाते थे, अच्छे बच्चों को। तो कुछ माहौल अलग होने के कारण उस वक्त काम चल जाता था। लेकिन आज जब इन्फॉर्मेशन का अंबार लगा हुआ है तो बच्चे को बैठ करके घर में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जब तक वो अटेंशन लगा करके उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो वो दिमाग में रिटेन नहीं होंगे। तो इसलिए जो बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, जो खेलने में इधर उधर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो ख़राब बात नहीं है, हिसाब से ख़राब नहीं है, वो आज ख़राब हो गई है परिस्थितियों के कारण। तो उन बच्चों को आज एक स्पेशल डायग्नोसिस कर दिया जाता है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। तो अक्सर ये बच्चे ADHD में डायग्नोस हो जाते हैं और उसी के ढंग से ट्रीटमेंट चलता रहता है, जबकि उनको बीमारी कुछ और होती है। अक्सर जाकर के बचपन में, जैसे मैंने कहा कि न तो इतना पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं, न ही उनके ध्यान में आता है, न ही ये इतनी ज़्यादा कॉमन है कि बे आदमी इसको समझ सके। तो अक्सर इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो अडल्टहुड में जाके ही होती है। अब मैं अपने वापस पहले केस पे आता हूँ। मैं सबको ये हिदायत देना चाहता हूँ कि इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी में भी अगर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर मिलता है, सबसे पहले उसमें कोई दिमाग की बीमारी को रूल आउट करने की कोशिश करें। वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या कहीं हेड इंजरी, अचानक कहीं चलते चलते सड़क पे गिर गए, सिर में चोट लग गई, उसके कारण भी हो सकता है। कोई ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, कोई एब्सेस हो सकती है, या ब्रेन का कुछ और ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेन के ट्यूमर्स को रूल आउट करना, CT स्कैन वगैरह करवाना, ये बहुत आवश्यक होता है। और एनी अदर दूसरी फिजिकल डिजीज़ को एक्सक्लूड करना, जो भी मस्कुलर ब्रेन नर्व्स पे इफ़ेक्ट करती हैं उनको एक्सक्लूड करना इस डायग्नोसिस को बनाने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी उन बीमारियों के कारण उसी तरह के सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसा कि मेरे से गलती हुई अपने केस में 1972 में, वह किसी से न हो, इसलिए मैं इस बात पे बहुत इंसिस्ट करता हूँ। अब इसका ट्रीटमेंट है तो क्या फोकस होना चाहिए? पहले, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि भाई उसकी पास ट्रॉमा या कोई किसी तरह का अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ या कोई कुछ नहीं हुआ है, इस तरह से इसको एक्सक्लूड किया जाए। फिर जो सडन बिहेवियर चेंजेस उसमें आए उनको मैनेज किया जाए, क्योंकि पहली समस्या तो वही है, जो उसका बिहेवियर चेंज है तो उसको मैनेज किया जाए। फिर
सारी आइडेंटिटीज़ को, डिफरेंट आइडेंटिटीज उसके अंदर है, उसको मर्ज करके एक सिंगल आइडेंटिटी उसमें क्रिएट करनी पड़ेगी। और यह काम केवल साइकोथेरेपी से हो सकता है, फैमिली थेरेपी से हो सकता है, इन एक्सपर्ट्स हैंड। लेकिन वस्तुतः हमारे यहाँ बहुत कम लोग एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि यह अभी सिर्फ नया उभरता हुआ सब्जेक्ट है। और एक्सपीरियंस वाले लोग जिन्होंने ऐसे केसेस को डील किया हो, या पर्सनैलिटी मर्जर के लिए जिन्होंने काम किया हो, वह बहुत कम है। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी लास्ट में बात कि एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिक डिजीज जो उस पर मस्तिष्क पर प्रभाव डाले, जो उनके न्यूरल सिस्टम पे प्रभाव डाले, या मस्कुलर सिस्टम पे भी प्रभाव डाले, उन सब को, या जो नर्व्स हैं उन पे प्रभाव डाले, ऐसी सब डिजीज़ को एक्सक्लूड करना। और अगर वो हैं तो उनका यथो योग्य उनका उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, वो इसमें मददगार सिद्ध होगा। तो यह था इन ब्रीफ अबाउट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और मेरे मन का भी एक थोड़ा भाव हल्का हो गया कि मेरे ही एक पाठक ने मुझे ये प्रश्न पूछ करके और इसके बारे में बोलने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। आगे भी प्रश्न करते रहिए, जिससे कि मैं आपको उनके उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।